नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? Which of the following statement regarding Akbar's nobles is not correct? अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। बिल्कुल सही है। 1561 ईस्वी से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थान को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था। यह स्टेटमेंट भी सही है। साथ ही वह शेखजादा यानी कि भारतीय मुसलमान अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किया। बिल्कुल ये सही है। अब हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। मुगल बादशाह अकबर एक उदार प्रकृति का शासक था। वह हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव नहीं रखता था, इसलिए उसने राजपूत राजकुमारों को सैनिक सेवा में स्थान दिया। अकबर के अमीरों में प्रधानतः तुरानी और खुरासानी अमीर जरूर थे, लेकिन उसने कभी भी भारतीय मुसलमान यानी कि शेखजादा अमीरों के साथ भेदभाव नहीं किया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है, मध्यकाल में तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का रोचक। बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण में कहा गया है, तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ ही इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार के तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। तो देखो, कथन तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन कारण में जो कहा गया कि तांबे की आपूर्ति अरावली और विंध्य श्रृंखला से होती थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल हमारा कथन यहाँ पर सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको याद कर लेना। तो हीरे की जो आयात होती थी वो है गोलकुंडा वाला एरिया से, बरार वाला एरिया से और पन्ना से और खोखरा से। जबकि तांबे का आयात खेतड़ी से हुआ करता था, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। लोहे का आयात होता था बंगाल से, इलाहाबाद से, आगरा से, बिहार से, गुजरात से, दिल्ली से, कश्मीर से, छोटा नागपुर से और उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? राम सिंह प्रथम, राजा बिशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर सवाई जय सिंह? आपके पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। कारण में कहा गया, अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और राजा टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठे। तो देखो, कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है, हुंडी के निमित्त नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी? 8 के नाम से, खोता के नाम से, दो दामी के नाम से या फिर सतारही के नाम से? 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में कारीगर दिए हुए हैं, सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। आहक पुजान, खिस्तमालान, परचीनाकार और सुरखा कोब।
दूसरे उनके अर्थ दिए गए हैं राजगीर, नक्काश, ईंट तोड़ने वाला और चुनगर। तो आहक भुजान कहा गया है चुनगर को, यानी कि ए का हो जाएगा 4। और खिस्त मालान कहा गया है राजगीर को, यानी कि बी का हो जाएगा 1। अब मुझे पता है कि ए का 4 और बी का 1 है, तो केवल ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। कारण में कहा गया सुमात्रा से लोबूतुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया चंगेज खान के परिवार का अर्धदैवीय मूल और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्त ने उसके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था और उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखी। कारण में कहा गया चंगेज खान वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज खान के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा और अमीर या बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। तो बिल्कुल कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था, बिल्कुल ही सही है। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था, ये भी सही है। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, ये भी सही है। तो चारों विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएंगे, इसके कारण से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है आपका। ये एक्सप्लेनेशन है आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो इसको आप लोग। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में वतन जागीर विकसित हुई थी। वतन जागीर से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। यह हस्तांतरित नहीं होती थी। सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने किया था और ये मिलाया था मारवाड़ वाला एरिया को। अगला प्रश्न है, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रांट्स गिवन टू वुमेन? अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। मजहर ए शाहजहानी में इमा चको यानी कि भूमि की दो श्रेणियों चक हा ए मुस्मती यानी महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुझ करती यानी कि पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। मतदे मास के बारे में 1690 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उससे उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि यह विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बिल्कुल चारों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने जब करोड़ी जिसे आमिल भी कहा जाता है, और ये करोड़ी या फिर आमिल किसे कहा गया है तो राजस्व संग्रहकर्ता को कहा गया है, और अमीन यानी कि कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया, तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था? यह 5% से कम कर 2.5% कर दिया गया, 2% से कम करके 1% कर दिया गया, 7.5% से कम करके 5% कर दिया गया, या फिर 8% से कम करके 5% कर दिया गया। तो सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8% से कम करके
5% कर दिया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और लिखा हुआ अक्खल, बुध और नाबुद, इदरारात, इमलाक, दूसरे और उनके अर्थ लिखे हुए हैं। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अक्खल कहा गया है बंजर भूमि को, यानी कि ए का 4 हो जाएगा आपका। और बुधो नाबुद कहा गया है कृषि और आकृषित भूमि को, यानी कि बी का 1 हो जाएगा आपका। तो मुझे पता है कि ए का 4 और बी का 1 होगा, तो ए का 4 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है मनुकी कहता है सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। कारण में कहा गया है यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार में भी विपत्तित करना था। तो देखो कारण बिल्कुल यहाँ पे सही है, लेकिन कथन जो है आपका वो गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना क्यों कथन गलत है इसके लिए। तो वेनिस के निवासी जिसका नाम था मनुकी या फिर मनुची भी कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल दरबार में आया हुआ था। इनके पुस्तक का नाम है अस्टोरियो द मोगोर, जो कि भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखता है, लेकिन इसे विश्वसनीय जानकारी नहीं माना जाता। इसमें अफवाहों और सुनी सुनाई बातों पर अधिक बल दिया गया है, जबकि समकालीन स्रोत जो इसी समय के हैं वो हमें बताते हैं कि सूरत बंदरगाह से दूर पूर्व से व्यापार हुआ करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? अबुल फजल और शेख मुबारक और अब्दुल नबी और बदायूनी, शेख मुबारक और फैजी। आपके पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल और शेख मुबारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलती है? मिफ्ता उल फुजला, क्वाज लेक्सिकन, सीरत ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। क्वाज लेक्सिकन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातीब नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। इसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। शाहजहां से पहले कौन सा भारतीय शासक इसे प्रदान किया करते थे? सिंध के अरब शासक, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सूर शासक या फिर मालवा के सुल्तान। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली के सुल्तान। अगला प्रश्न है मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कुल हाजों को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाधित किया? 1667 ईस्वी, 1681 ईस्वी, 1685 ईस्वी या फिर 1689 ईस्वी। तो सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1681 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू कोह या फिर कहें तो हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला मुमिन उज्बेक या फिर शाहजहां और इमाम कुली। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं? साइरदाम, मुकाता, मापा और राहदारी।
तो शायर दाम भी आता है, मापा भी आता है और राहदारी भी आता है, लेकिन मुकाता नहीं आता। तो ए सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 ईस्वी में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें किसने दिया था? मुगल शहंशाह जहांगीर, गोलकुंडा का सुल्तान, अहमदनगर का सुल्तान या फिर बीजापुर का शासक? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोलकुंडा का सुल्तान के द्वारा दिया गया था ये फरमान। अगला प्रश्न है, बल्ख और बख्श खां पर मुगल सैन्य अभियानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल मिलिट्री कैंपेन ऑन बल्ख एंड बख्श खां इज करेक्ट? मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वह अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, बिल्कुल सही है। शाहजहां बल्ख एवं बख्श खां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। शाहजहां दारा सिकों को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बख्श खां की जागीर देना चाहता था, नहीं, ये भी गलत है। तो केवल ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? राजकुमारों द्वारा, राजकुमारियों द्वारा, राजाओं द्वारा या फिर वजीर मुतलकस द्वारा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागिर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब? आपके पास 10 सेकेंड है सोचने के लिए, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि अकबर के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, लगभग 1715 ईस्वी से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। कारण में कहा गया, वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उसे कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे, जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो बिल्कुल कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट? सुयरघाल, अलतमगा जागीर, मदद मास या फिर पुण्य उदक? तो सुयरघाल के विषय में अगर बात करें तो ये बिल्कुल ही राजस्व मुक्त भूमि था, मदद मास भी था, पुण्य उदक भी था, लेकिन अलतमगा जागीर जो है वो नहीं था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। मुगलकालीन राजस्व प्रणाली के अंतर्गत भूमि कर को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था: खालसा भूमि, जागीर भूमि और सुयरघाल भूमि। इन सभी भूमि द्वारा प्राप्त आय को शाही कोष में जमा कर दिया जाता था और बाद में इसी शाही कोष से कर्मचारियों को जो है तनख्वाह वेतन दी जाती थी। जबकि अल्तमगा जागीर की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के कार्यकाल में हुई थी। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दिया जाता था जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे, बिल्कुल सही है। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, चांदी की शुद्धता में कमी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी, बिल्कुल सही है। वहाँ एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी, ये भी सही है। 1595 ईस्वी में कुल 96 टकसालें थी, गलत है, 96 नहीं था, कुल 60 था, यानी कि 60।
तो ए बी सी केवल सही है, ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा और सिंह अस्पा को लागू किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर। तो दोस्तों अब तक हम लोग जो हैं जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2019 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।